डबल इंटीग्रेशन मेथड नाम से पता चल रहा है आपका कि हमें यहाँ पर हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिंपली हमें एक ही बात याद रखनी है कि जिस भी स्ट्रक्चर का हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना हो उसकी मूवमेंट की इक्वेशन लिख दो। मूवमेंट की इक्वेशन लिख दो मतलब कि उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स की वजह से कितना मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू लिख दो किसी भी एक्स पॉइंट पे। ध्यान रखना यहाँ पे ये एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं एक्स पे करते हैं। आप सोचो मैम आप डायरेक्ट एल पे ही कर देते, एल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है तो मैं सीधा एल पे कर दूं, तो उससे क्या होगा, सिर्फ आप इस पॉइंट पर बता सकते हो आपकी वैल्यू को। बट अगर आपको यहाँ पे बताना हो, यहाँ पे बताना हो, यहाँ पे चाहिए, किसी भी पॉइंट पे अगर चाहिए तो आप कैसे बताओगे, आप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए हम x मानकर सारी चीजें करते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, l, क्योंकि लेंथ टोटल लेंथ ही l है, और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बीच में कितनी भी वैल्यूज आ रही हो आप वो सारी वैल्यूज बता सकते हैं। ठीक है, Okay, am I audible? मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक नहीं है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे जब मोमेंट की इक्वेशन लिखी तो आपको पता है मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मोमेंट की यूनिट क्या होती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर आपकी मोमेंट की यूनिट हो गई। तो W लोड लग रहा है केवल यहाँ पे, इस W की वजह से मैं इस X वाले पॉइंट पर, मैंने X कहीं भी मान लिया, आप चाहो तो थोड़ा यहाँ पे भी मान सकते थे, थोड़ा इसके यहाँ पे भी मान सकते थे, कहीं भी मान सकते हो, बट वो L लेंथ के अंदर ही होना चाहिए था। तो मैंने W वो X डिस्टेंस पर W की वजह से कितना बेंडिंग हुआ वो बोला, तो वो क्या हो जाएगा W इंटू एक्स। देखो W किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना मूवमेंट तभी होगा किसी भी चीज़ में जब जो फोर्स लग रहा है और जो आप डिस्टेंस ले रहे हो उनके बीच में कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। आप चाहो तो एक पेन को बेंड करके देखो, तो आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसकी बेंडिंग, उसका जो डिस्टेंस होगा वो अपोज परपेंडिकुलर होगा उस फोर्स के, तभी आपका मूवमेंट जनरेट होगा। तो यहाँ पर मेरा मूवमेंट कितना आ गया, W इंटू एक्स। और ये कैसा मूवमेंट है, मैंने आपको हॉगिंग और सैगिंग 2 टर्म बताई थी। हॉगिंग मतलब नेगेटिव, सैगिंग मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे हॉगिंग हो रही है, हॉगिंग मतलब वो इस तरह से झुक रहा है, सैड स्माइली करके बताया था। तो माइनस WX आ गया, माइनस माइनस दोनों प्लस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, WX। और डबल इंटीग्रेशन मेथड कहता है कि आप कुछ भी मत करो, आप जो भी आपकी मूवमेंट की वैल्यू है उसको बराबर कर दो EI/d2y बाय dx स्क्वायर के। क्लियर। अब हमने ये बना दी आपकी सिंपल सी इक्वेशन। अब इसको 2 बार इंटीग्रेट करते हैं। जब मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे स्लोप की वैल्यू मिलेगी, उस स्लोप वाली वैल्यू को दोबारा इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट EI/dy/dx इज इक्वल्स टू, ये आपको इंटीग्रेशन मैंने बताया था, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो ये dy/x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो w होगा, और x की जगह पावर 1 है x की, तो x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस C1। इस तरीके से मैंने पूरा इंटीग्रेशन किया, बाउंड्री कंडीशन निकाल के C1 C2 की वैल्यू निकाली, और ये मेरी स्लोप और डिफ्लेक्शन की साफ सुथरी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ W
इन टर्म्स ऑफ W एंड L, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं B पॉइंट, फ्री पॉइंट पे निकालना चाहती हूँ स्लोप की वैल्यू, तो B पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका 0 पे जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कि आप मुझे L/2 डिस्टेंस पर बताइए, यहाँ पे बीच में कितना स्लोप होगा, कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो आप x की जगह क्या पुट कर देंगे L/2। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह L/2, यहाँ पे L/2, यहाँ पे L/2। सॉल्व करोगे आपको बीम के बीच वाले सेक्शन में, मिड सेक्शन में आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ये तो फ्री एंड की वैल्यू है, ठीक। सिमिलरली हमने किस पे देखा था, उस मैंने जो फ्री एंड पे लोड लग रहा था उसको बीच में ले आई मैं, बीच में भी नहीं है एग्जैक्टली, फिक्स एंड से A डिस्टेंस पर है। तो इसमें हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया था, इसमें पहले वाले रिजल्ट को यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो ये वाला केस, UDL वाला केस हमने देखा था। फिर हमने डेटा के साथ कुछ न्यूमेरिकल किया था जिसके रिज़ल्ट ये आए थे, और मैंने आपको ये 2 आपको घर से करके आने को दिए थे। किसी ने पूछा ही नहीं मुझे इससे बारे में कि मैम ये आपने सॉल्व नहीं करवाए, और हमने सॉल्व किया, इसका आंसर ये आ रहा है। फिर कैंटिलीवर में एक है यूवीएल लोडिंग हो गई। जैसे यूडीएल थी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे ही आपकी ये यूवीएल है यूनिफॉर्मली वेरिड लोड। उसके लिए हमने कल कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, हमने ट्राइंगल मान के ट्राइंगल का एरिया निकाला था, क्योंकि यहाँ पर क्या, ये ट्राइंगल का जो एरिया है वही मेरी लोडिंग है, और ट्राइंगल का एरिया यानी वो फोर्स है, वही लोड है, और उसका मैंने CG से मल्टीप्लाई कर दिया x/3। अब यहाँ पे हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड समाप्त होता था। अब इसके बाद आए मैकोले मेथड। मैकोले मेथड में क्या हुआ, मैकोले मेथड ने कहा कि जैसे अभी हमने कैंटिलीवर में एक ही प्रकार की लोडिंग थी और हमने उसके लिए मोमेंट की इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, अगर मैं एक ही बीम पर डिफरेंट लोडिंग दे दूँ, अभी वो केस आया नहीं है बट आगे वो भी आएगा कि पॉइंट लोड भी दे दूँ, UDL भी दे दूँ, पॉइंट लोड भी मैंने 2-4 लगा दिए। तो अब हर एक लोड के लिए थोड़ी ना इक्वेशन लिखने बैठोगे, 5 लोड्स हैं आपके, फोर्स लग रहे हैं, तो 5 थोड़ी ना आप इक्वेशन लिखेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन की। तो इसलिए आप उनकी एक कॉन्टीन्यूस इक्वेशन लिख दीजिए, और कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो वो बताएंगे और उसको फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हमने कल एक केस देखा था जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम यहीं से इसको शुरू करते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी। सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे ही दिखती है, एक एंड पे आपका हिंज सपोर्ट होता है, एक पे रोलर सपोर्ट होता है। तो इस तरह की कोई बीम थी और उस पर लोड लग रहा था कैपिटल A पॉइंट से स्मॉल a डिस्टेंस पे और एक B डिस्टेंस पे, इस तरीके से, सेंटर पे नहीं लग रहा है। फाइंड दी स्लोप एट दी सपोर्ट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अंडर दी लोड, ऑल्सो फाइंड दी पोजिशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया था। जब इस पे ये W लोड लगेगा तो ये आपका इस तरीके से बेंड हो जाएगा। यू कैन सी दिस इज नोन एज इलास्टिक कर्व। और मैंने आपको बताया था, अब जैसे अगर ये W लोड बीच में लग रहा होता तो ये यहाँ पे जो ये सपोर्ट्स लगे हैं ये आपस में बातें करते और कहते कि भाई ये जो W लोड है हम बराबर बराबर बांट लेते हैं क्योंकि ये बीच में लग रहा है। अब भी ये बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, A सपोर्ट कहता है कि भाई ये W लोड आपके ज़्यादा पास है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है A इज़ ग्रेटर देन B, तो ये W लोड आपके ज़्यादा पास है, इसलिए आप इसको ज़्यादा लेंगे और मैं इसको कम लूँगा क्योंकि ये मेरे से बहुत दूरी पर है। तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन कैसे याद रखोगे, W, इसके लिए बता रही हूँ, इस पॉइंट के लिए रिएक्शन W इंटू B, जो डिस्टेंस इसकी है उसके अपोजिट वाली डिस्टेंस, WB/L, इसके लिए रिएक्शन हो गई। इसके लिए रिएक्शन क्या होगी, WA/L। ये कहाँ से आई, जब आप इसकी रिएक्शन निकालोगे सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट लोगे तो आपकी यही रिजल्ट आएंगी।
तो कुछ रिजल्ट्स अपन क्या करते हैं, बिल्कुल अपन को याद रखने होते हैं कि ये डायरेक्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ी ना हम बार बार वो रिज़ल्ट निकालने बैठेंगे। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। तो WB/L और WA/L ये दो रिजल्ट आ गए, यानी ये रिएक्शन की वैल्यू आई। रिएक्शन क्या है, फोर्स ही तो है कि भाई इसकी वजह से जब ये ऐसे बैंड हो रही है तो ये कैसे रेजिस्ट कर रहा है इसको, इस तरीके से इतना ये लोड ले रहा है आपका। ठीक है, अब वही सिंपल केसेस में भी EI d2y/dx का स्क्वायर के बराबर कर दो पूरे मोमेंट की इक्वेशन को। तो देखो यहाँ पे किन किन फोर्सेस की वजह से मूवमेंट आएगा, एक इस वाली रिएक्शन की वजह से मूवमेंट और एक इस फोर्स की वजह से मूवमेंट। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से और मेरी टंग स्लिप कर रही है बार बार। तो ये यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन बना दिया जो ये बता रहा है कि आपके यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, तो दो आपके मैंने यूज़ करे हैं। और पार्टीशन आप कैसे बना रहे हो, A-B पूरी स्पान है। पहले मैं किस में बात कर रही हूँ, A से C सेक्शन के बीच में, मतलब एक पूरी बीम को मैंने दो सेगमेंट में तोड़ दिया। एक सेगमेंट है AB AC और एक है CB। यहाँ तक आप लोग देखो। ठीक है, तो अब मैं वही अपनी मोमेंट की इक्वेशन बना दूंगी। कैसे बनाऊंगी, ये रिएक्शन कितनी है, WB/L फोर्स हो गया ये, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप ध्यान रखना, मैंने मेंबर्स के हिसाब से काम करूंगी मैं। एक मेंबर है मेरा AC और दूसरा मेंबर है CB। तो पहले हम कैसे निकालते हैं मोमेंट की इक्वेशन, कि किसी भी x डिस्टेंस पे आप मोमेंट निकाल लो, x पे ही निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने x के अलावा कुछ और लिया तो आप पूरी बीम पर नहीं बता पाओगे। मैं आपको इन इक्वेशन से पूरी बीम पर आपकी मोमेंट की वैल्यू बता सकती हूँ, आप बस डिस्टेंस बोल दो कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखो मैंने AC मेंबर को पकड़ा, पहले तो AC मेंबर सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये W लोड मैं कहाँ कंसिडर करूँगी, CB मेंबर में। अभी AC मेंबर में कंसिडर नहीं करूँगी, मैं AC मेंबर में WB/L को कंसिडर कर रही हूँ। तो पहला सेक्शन क्या हो गया, AC सेक्शन। तो AC सेक्शन में मैंने पहले x डिस्टेंस माना यहाँ तक, ये वाला पहले। इस x डिस्टेंस पर कितना मूवमेंट डेवलप हुआ, तो हम यहाँ से चल रहे हैं, जैसे मान लो एक रास्ता है, रास्ते में हम चल रहे हैं, जितने जितने मूवमेंट लगते जाएंगे हम उस फोर्स लगते जाएंगे, उनका मूवमेंट निकालते जाएंगे। तो अगर मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ तो अभी मेरे सामने ये W तो आया ही नहीं है, तो मैं इस पर तो बात करूँगी नहीं। बट जब मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ तो मेरे पास ये रिएक्शन की वजह से तो मूवमेंट आएगा। तो जब मैंने यहाँ तक x माना है AC मेंबर में, WB/L × x, ये एक मोमेंट हो गया जो मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद अब मैं आगे बढ़ी। अब मैं किस सेक्शन में आ गई, CB सेक्शन में। तो मैंने फिर से CB सेक्शन में एक x माना, ये x मान लिया। अब इस CB सेक्शन में इसकी वजह से तो मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लिया, इसकी वजह से कितना होगा, W × दिस डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी। अब ये डिस्टेंस भाई कैसे कैलकुलेट करें, तो मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की है x, और ये डिस्टेंस जो मेरी है ये a है, तो x - a मेरी ये हो गई -W/x - a। अब यहाँ तो देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये कैसे पता चला, तो ये एरो को मैं इस तरफ रोटेट कर रही हूँ, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव। इस एरो को मैं इस तरफ मूवमेंट कर रही हूँ, कैसा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, और अपने साथ एक नेगेटिव तो आता ही है। सिंपली बस अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एक बार इंटीग्रेशन किया तो dy/dx आ गया,
इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, b एक डिस्टेंस है, l एक डिस्टेंस है, w एक डिस्टेंस है, तो ये कांस्टेंट था तो ये बाहर रहा। x की पावर 1 है, उसका इंटीग्रेशन करूँगी तो x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा c1। w कांस्टेंट है, x माइनस a का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो x माइनस a की पावर 2 हो जाएगी, पर ये पावर 2 के बाद डिवाइड में 2 भी तो आना चाहिए, तो ध्यान रखना कल भी बताया था मैंने, यहाँ पे ये 2 नहीं डिवाइड हो रखा है, इन लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में कंसिडर कर दिया है बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे ऐसे इमेजनरी डिवाइड बाय 2 लिख लेना, इसमें मैं टाइप नहीं कर सकती, ठीक। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, इक्वेशन 1 बन गई। अब दोबारा इसको करेंगे तो यू कैन सी, इसको दोबारा किया तो वहाँ क्या था, x का स्क्वायर था तो x की पावर 3 हो गया और 3 इंटू 2 6 हो गया, और c1 का क्या हो गया, c1x प्लस c2, ठीक। और यहाँ ये क्या था, x माइनस a की पावर 2, तो वो पावर 3 हो गई दोबारा इंटीग्रेशन करने पे, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, इक्वेशन 2। अब वही आपको c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, बाउंड्री कंडीशन लगा दी कि x इजकल्स टू 0 पर y 0 है, x इजकल्स टू 0 पर y मेरा कितना है l। अच्छा नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखो इसमें ना ये y डैश, अब हमें क्या निकालनी है, c1 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या कह रही है कि अगर मैं x इजकल्स टू 0 पुट कर दूंगी तो x इजकल्स टू 0 पर मेरा क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है, आप देख सकते हो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ है बीच में, और जैसे ही मैं सपोर्ट की तरफ जा रही हूँ तो ये ऑलमोस्ट 0 डिफ्लेक्शन है, सेम a पे भी 0 है, तो यानी x की वैल्यू 0 पर और x की वैल्यू l पर, दोनों पर मेरा डिफ्लेक्शन 0 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इन लोगों ने थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया, x 0 0 मान लिया और y ये हो गया, तो यहाँ पे x आना चाहिए था कि x इजकल्स टू 0 पर और x इजकल्स टू l पर मेरी y दोनों डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। वो वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 और 2 में पुट करी, सॉल्व किया जैसे हम पहले करते हैं, c1 c2 की वैल्यू निकाली, यहाँ से c1 की वैल्यू ये आई और ये c2 की वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू मैंने पुट करी और ये हमारी साफ सुथरी इक्वेशन बन गई स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की। और हमसे पूछा क्या था, मैक्सिमम स्लोप हमें बताना है जो कि डेवलप होगा। देखो, टू फाइंड द स्लोप एट a पुट x इजकल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। a पॉइंट पर स्लोप अगर फाइंड करना है, a पॉइंट पे तो स्लोप आएगा ही सही, a पॉइंट पे स्लोप आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो इस केस में x इजकल्स टू 0 इक्वेशन 1 में पुट किया और ये मेरी स्लोप की वैल्यू आ गई। सिंपली आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। और b पे अगर आपको स्लोप पता लगाना हो तो b के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l, तो l पुट कर दिया तो ये वैल्यू आई। और आप रिलेट भी कर सकते हो, देखो दोनों कितनी आ रही हैं, WA 6EI/L L2 माइनस A2 का स्क्वायर, WB 6EI/L L2 माइनस B का स्क्वायर। और अगर आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो आप देखो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, बीच, इस C पॉइंट पे, लोड के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे, बट दिस इज़ नॉट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, और वो किस पोजीशन पर है वो भी बताना है। बट अगर हम C पे अगर डिफ्लेक्शन निकालना चाहें तो C पे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए A से मेज़र कर रहे थे तो A डिस्टेंस पे था, पुट करी वैल्यू तो ये आ गया WA² B² अपॉन 3L, ये आपका आया C पॉइंट पर जिस पे लोड लग रहा था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, WA² B² अपॉन 3EIL। चलो, ये पोजीशन से पहले मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अच्छा दे नहीं रखा है, ठीक है। आप लोग यहीं तक इसको कंटिन्यू करो। C पॉइंट पर जिस पर लोड लग रहा है उसकी वैल्यू WA² B² अपॉन 3EI। ये आपका था सिंपली सपोर्टेड का केस। क्लियर है? इसके ऊपर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है आपको,
सिंपली सपोर्टेड में इस तरह से लोडिंग लगी हुई है और आपको फाइंड करना है डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट, इस पॉइंट पे।